वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संदीप कुमार द मोटिवेटर। दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन में एक टर्म है जिसको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जो लेमैन की तरह समझना चाहें उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगाई होते हैं, एक ऐसा वक्त आता है कि वो मेडिसिन पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और वहीं से हमारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जनरेट होता है। संक्षेप में कहें तो दवाई का असर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। WHO का डेटा ये कहता है कि हर साल पूरे वर्ल्ड में 1.27 मिलियन लोगों की डेथ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से होती है। USA की बात करें तो 35,000 लोग हर साल मरते हैं। यूरोपियन कंट्री की बात करें तो 33,110 के आसपास लोगों की डेथ होती है। और यही सिलसिला यदि चलता रहा तो 2050 आते आते पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से होगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के डेट में देखा जा सकता है कि आयुर्वेदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे सामने डॉक्टर हेमलता पटेल हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें जाननी बाकी है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपसे रूबरू कराएंगे कि डॉक्टर हेमलता पटेल की एजुकेशन कहाँ से हुई और किस तरीके से आयुर्वेदा के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम कर रही हैं। तो मैम, नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं और उसके बाद आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड जो मूलभूत टर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी, धन्यवाद आपका ये बहुत बहुत। और नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पटेल, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। मैं पहले सेशन स्टार्ट करना चाहूँगी भगवान धन्वंतरी की वंदना से, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आयुर्वेद के फादर माने जाते हैं। और इसलिए सबसे पहले ओम धन्वंतराय नमः। अब मैं अपने बारे में बताऊँगी, इंट्रोडक्शन दूँगी अपने बारे में। मैं स्टार्टिंग से जो है अपने स्कूलिंग कहाँ से करी मैंने अपनी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से करी है, संत कबीर नगर से। और हाई स्कूल इंटर दोनों मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट किया है। देन मैंने तैयारी करी है CPMT वगैरह के लिए। और फिर उसके बाद मैंने BMS अपना पीलीभीत से किया है। और फिर मैंने MS किया है प्रसूति यंत्र स्त्री रोग में IMS BHU से, जो कि बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी आप सारे जानते हो। और उसके बाद मैं फिर प्रैक्टिस में आई हूँ और तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत कमाल की जर्नी रही है आपकी। मीर तकी मीर ये कहते हैं कि ये 2 लाइनें आपको समर्पित है और आपको नहीं, जितने डॉक्टर्स हैं उनको समर्पित है कि मीर का ये कहना है कि बारे दुनिया में रहो गमजदा रहो या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमजदा रहो या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो कि यहाँ की बहुत याद रहो। कहते हैं कि डॉक्टर्स सेकंड गॉड होते हैं। और जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, BHU एक अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी माना जाता है। एम्स के बाद यदि बच्चों की दूसरी कोई पसंद है और कुछ बच्चों की पहली पसंद होती है, वो BHU को ही ऑप्ट करते हैं। आप BHU में गई, वहाँ से आपने अपने मेडिकल की शिक्षा ली। तो मैम, अब सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। आज के डेट में मुझे जहाँ तक पता है, मैं लेमैन हूँ, मुझे मेडिकल साइंस के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में कि 24-25 साल की जो फीमेल है मैम, वो उनको भी PCOD PCOS जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ मैम कि एक्चुअली PCOD क्या है, PCOS क्या है और क्यों आज के डेट में इतना ज़्यादा ये कॉमन है, 24-25 साल की लड़कियों में ये समस्याएं आ रही हैं। जी हाँ, दरअसल क्या है कि आजकल की लाइफ स्टाइल, PCOD या PCOS कह लीजिए, आज का ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि लोग आजकल स्टूडेंट होते हैं जो पहले ये अर्ली फीमेल्स में पाए जाते थे, बट अभी क्या है ये 40 ईयर्स तक की विमेंस में भी हो रहा है। जी जी, ठीक है। रीजन है लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, ठीक है, पोल्यूशन, ठीक है। ये मेन वजह हो जाती है कि PCOD की जो फ्रीक्वेंसी हो रही है, जो पाया जा रहा है ज़्यादातर लोगों में PCOD आजकल होने का रीज़न यही है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो
लड़कियां होती हैं उनमें क्या है कि पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से क्या है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत ऑल्टर्ड है। वो रात भर जग के पढ़ रही हैं, सुबह 10 बजे जगना हो रहा है उनका, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही खाना भी, कि कभी आपने घर का खाना नहीं खा पाए और आपने बाहर से खाया, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में ये किया आपने, फिर आपने जॉब करी, जब आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे क्या है कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाए आप फूड, आपको किसी कंडीशन में बाहर से खाना पड़ रहा है, तो नो डाउट फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये चीज़ें आपकी बॉडी में जा ही रही हैं और रेगुलर बेसिस पे जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में इजीली अवेलेबिलिटी है इन तरीके की फूड्स की, कि आप और टेस्टी भी हैं, नो डाउट, थोड़े से टेस्ट बड्स जरूरी होते हैं, तो ये मेन फैक्टर हो रहा है कि आप बाहर से खा रहे हो, एक्स्ट्रा खा रहे हो, ठीक है। तो ये सब रीजंस होते हैं। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, फिर इतना अटेंशन वो अपने लाइफस्टाइल पे दे नहीं पाते हैं, ना तो प्रॉपर डाइट फॉलो कर पा रहे हैं, ना प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, और डेली रूटीन में कोई एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है, वॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन हो रहा है और लाइफस्टाइल है सेडेंट्री। जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम भी लाइफस्टाइल क्या आपकी सेडेंट्री है, आप रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हो, आपको कहीं मूव नहीं करना है, जॉब भी ऐसी हो रही है सेडेंट्री, ठीक है। तो आपकी ये सब चीजें क्या होती है, ओबेसिटी कर रही है पैदा, ठीक है। तो ओबेसिटी क्या है, वो डिस्टर्ब करता है जाके हार्मोन्स को अंदर, ठीक। उसकी वजह से पीसीओडी वगैरह की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रही है फीमेल्स में। मैम आपका यदि मैं पूछूं कि रिकमेंडेशन क्या हो सकता है, जैसे आपने बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर एक बहुत बड़ा कॉज है पीसीओडी और पीसीओएस का, इसके साथ साथ स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में आपने बात किया, फिजिकल एक्सरसाइज की कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से पूछूं मैम कि किस तरीके का रूटीन हमें रखना चाहिए, और खाने का जहाँ तक बात है तो अभी मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे करेक्ट करिएगा मैं गलत हूँ तो, कि एनिमल प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं, लाइक मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चिकन, मटन, ये सब चीज़ें। तो मुझे एक बार समझाइए कि ऐसे क्या हम अपने डेली रूटीन में हैबिट्स को इनकलकेट करें ताकि इन सब चीजों से छुटकारा मिल सके। आयुर्वेद में मेंशन किया गया है प्रॉपर दिनचर्या के बारे में जी। दिनचर्या, ऋतुचर्या, मतलब कि डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर रेजिमेंट है कि आपको कब सुबह कितने बजे जगना है, किस टाइम जग रहे हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगने की बात कही है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त कब तक होता है मैम? ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 के बीच का, 4 से 5 के बीच का टाइमिंग जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो सोना कब चाहिए? सोने के लिए फिर आपको एटलीस्ट आज के सिनेरियो में तो एटलीस्ट 10 to 11 तक आपको सो जाना चाहिए जी। लेकिन मुहूर्त में जगने के लिए थोड़ा सा अर्ली आपको हर हाल में सोना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर हमारा दिनचर्या डिस्क्राइब करी गई है कि आप टाइमली उठें, क्योंकि उसमें उस समय बॉडी में कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जो निकलते हैं। तो आयुर्वेद में इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ दोषास की बात करी गई है, वात पित्त कफ दोषास होते हैं, उनका भी एक साइकिल होता है। अच्छा। जैसे आपके यहाँ सर्केडियन साइकिल मॉडर्न में कहते हैं, सर्केडियन साइकिल होती है बॉडी में कि पर्टिकुलर टाइम पे ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आयुर्वेद में मेंशन किया गया है कि वात पित्त कफ जो है दिन के किस टाइम बढ़ रहा है, किस टाइम घट रहा है, किस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन किया गया है कि आपको कब जगना है, कब आपको फ्रेश होने जाना है, कब फिर फर्दर एक्सरसाइज करना है, ठीक है। जैसे मॉर्निंग का टाइम बोला आपको, वो स्टडी का टाइम है, 4 से 6 के बीच में जग जाना है, वो स्टडी का टाइम है आपका, ठीक है। आप कुछ अच्छा याद करना चाहते हो तो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है वो, ठीक है। फिर फ्रेश होने के लिए बात करी गई है कि उसके बाद आप जाएं, ठीक, शौच क्रिया जो बोलते हैं उसके लिए। तो एक उस समय माना जाता है कि वात का दोष, वात जो होता है डोमिनेट, दोष नहीं कहेंगे उस टाइम के लिए, कि वो पर्टिकुलर बॉडी में उस टाइम डोमिनेट करता है वात, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको इजिली जो है मोशन पास हो जाए। इसमें भी मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि वेस्टर्न टॉयलेट्स और इंडियन टॉयलेट्स, इस पे बड़ा डिबेट है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलें। कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऐसा है कि कौन सा अच्छा मेथड है, मतलब क्या ज्यादा यूज करना चाहिए, हमें वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना चाहिए या इंडियन टॉयलेट्स? इंडियन टॉयलेट्स हर हाल में बेहतर होते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली वेस्टर्न टॉयलेट्स से। वेस्टर्न टॉयलेट्स नीड इसलिए होते हैं उन लोगों के लिए जिनको स्पेशली जॉइंट की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सेटिंग मुश्किल होती है, बैठना उठना वो मुश्किल डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिसको ऐसी इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज अगर कोई, तो उसके लिए नो डाउट वेस्टर्न टॉयलेट ऑप्शन है और वो बेस्ट ऑप्शन है फिर, ठीक है। इंडियन टॉयलेट उनके लिए है। इंडियन
इंडियन टॉयलेट इन जनरल सभी के लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि उससे स्प्रेड नहीं होगी इन्फेक्शंस। ओके, ठीक है। इस इन्फेक्शन के अलावा भी कोई बेनिफिट है? लोग कहते हैं कि मतलब वैसे बैठने से मौसम ज्यादा इजीली आता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जो पोस्चर होता है, हम जब इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं तो एक वो पोज जो मल आसन का पोज होता है, अच्छा, ठीक है, तो उसमें आपको नो डाउट थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है, तो इसलिए वेस्टर्न को प्रेफर करते हैं, पोज इज इम्पोर्टेंट। मैम कहीं मैंने ये भी देखा था, ये सुना था कि अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से भी ये पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं आती हैं, और पेट की बीमारियों की वजह से न जाने 80% 90% बीमारियां होती हैं, ऐसा सच है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है। आयुर्वेद तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता ही है जी जी, कि जिसको आप टॉक्सिन कंसिडर करते हैं हम उसको, या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसको आपने बोला, वो आयुर्वेद में उसको आम कहते हैं, आम दोष, ठीक है, आम दोष कहते हैं। आम दोष हर बीमारी के जड़ माने जाते हैं, रूट कॉज मानते हैं आयुर्वेद, हर बीमारी के लिए। इसलिए क्योंकि आपने कुछ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, तो हमारे यहाँ कहते हैं उसको से आम बना, जिसको आपने बोला कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो हमारे यहाँ आम बोलते हैं, ठीक है, आम बोले, आम बना। आम क्यों बना? क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम अग्नि बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो वीक है, वो सही नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका आम बना, ठीक है। अब आम दोष बन गया, तो जो धातु पर्टिकुलर आगे बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं। आयुर्वेद में सप्त धातु बोला गया है कि अग्नि है, अग्नि ने काम किया, पहली धातु बनी रस धातु, फिर रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं एक क्रम में बनती हैं, ठीक है। तो ये धातुएं होती है, ये 7 धातुओं में एक बार मुझे समझा दीजिए अच्छे से। जैसे पहली धातु होती है रस धातु होती है, तो जब कोई फूड हम लेते हैं तो उससे रस बनता है, उससे पहले रस धातु बनी है, ठीक है। रस धातु के डेरिवेटिव्स होते हैं, उससे जो बने, अगर रस धातु विकृत है, नहीं बन पाई सही से, तो उससे जो भी डेरिवेटिव्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर वो विकृत बनेंगे, ठीक है। उसके ये ही प्रॉब्लम आती है हमारे पीसीओडी पीसीओएस, रस धातु सही से बन नहीं रही है, ठीक है। इसकी वजह से आम कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये चीज जाके बॉडी में, जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, टॉक्सिन्स कलेक्ट हो रहे हैं बॉडी में, ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं फिर। अब रस धातु, पहली धातु ही अगर सही नहीं बन रही है, तो आगे की जो नेक्स्ट धातुएं हैं वो सारी ही तो सही बनने के लिए क्या करना होगा? सही बनने के लिए सबसे पहले काम होना चाहिए अग्नि पे। जो आयुर्वेदा का फर्स्ट कंसेप्ट ही है ये, पहले आपकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए, जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ट्रीटमेंट के पहले हम जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, तो पहले दीपन पाचन करते हैं। दीपन पाचन का मतलब अग्नि को प्रदीप्त करना, या क्या कहते हैं कि अग्नि को सही करना, ठीक है, पहले वो करते हैं हम, ठीक। उसमें थोड़ा टाइम, उसके लिए कुछ योग आते हैं आयुर्वेद की, कुछ प्रिपरेशंस आती हैं, ठीक है, वो हम देते हैं पेशेंट को। पहले अग्नि ठीक करते हैं, फर्दर जो है पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंग फिर क्योर करना शुरू करते हैं उसको, ठीक है जी। और रस के बाद मैम आपने मतलब रस के बाद फिर रक्त धातु बनती है, ठीक है। अब रक्त से होने वाली चीजें, रक्त जो है, रक्त कितनी इंपॉर्टेंट धातु आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप इसको मॉडर्न ब्लड से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये ब्लड है। आयुर्वेद में रक्त को सिर्फ ब्लड नहीं मानते हैं, उसका एक क्या कहते हैं, एक अम्ब्रेला टर्म है बेसिकली, ठीक है। तो रक्त धातु से भी फर्दर जो चीजें बनी, फिर रक्त से बनती है मांस धातु, ठीक है, फिर मेद, अस्थि मज्जा और शुक्र, ठीक है। अस्थि मज्जा आप समझ ही रहे हो क्या चीज होती है, ठीक है, मतलब बोन्स हैं और हेयर्स हैं जो बन रहे हैं, हमारे हेयर्स हो रहे हैं, बोन्स बन रहे हैं, नेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर अस्थि मज्जा धातु प्रॉपर ढंग से नहीं बन रही है तो क्या होगा कि आपके अर्ली ग्रेइंग हेयर के होने लगेंगे, बाल जल्दी टूटेंगे, फ्रेजाइल होंगे, खराब बनेंगे बाल, ठीक है। हेयर लॉस की बेसिकली प्रॉब्लम है, उसके साथ में बोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेल्स ब्रिटल होंगे, टूटेंगे जल्दी, नेल्स की प्रॉब्लम। तो अस्थि धातु से जो भी चीजें बन रही हैं वो सारी चीजों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट भी यही करते हैं। पहले शुक्र मतलब स्पर्म काउंट होता है, शुक्र भी एक एम्ब्रेला टर्म है बेसिकली। शुक्र को हम आर्तव मतलब कि हम शुक्र से स्पर्म को भी लेते हैं, ओवम को भी लेते हैं, दोनों ही समझते हैं, ठीक है। स्पर्म एंड एग दोनों, हाँ, दोनों को ही हम कंसीडर करते हैं। अम्ब्रेला टर्म होता है आयुर्वेद में शुक्र। उसके आगे भी मैंने मैम कहीं देखा था कि शुक्र के आगे भी एक चीज बनता है, उसको ओज कहते हैं, ओज कहते हैं, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी का काम करता है। जी हाँ, ओज को इम्यूनिटी कंसीडर करते हैं कि वो ओज जो है लास्ट में ओज बनता है। शुक्र तक सब कुछ सही बन गया तो लास्ट में, सबसे लास्ट में ओज बनता है, अच्छा, ठीक है। अगर ये सब सही बन रहा है तो फर्दर वो ओज लास्ट में बनेगा। जी, थैंक यू सो मच मैम इस जानकारी के लिए। मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूँ कि बहुत पहले आयुर्वेदा एक नेग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, आज के डेट में फिर से अवेयरनेस हो रही है, और खास करके बाबा रामदेव के बारे में बोला जाए तो उन्होंने एक क्रांति लेकर आए आयुर्वेद में। तो आज के डेट में कितने लोगों में अवेयरनेस है, और आपको किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप अपने पेशेंट्स से डील करती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनके जहन में एक प्री कंसीव नोशन बना हुआ है
कि एलोपैथ से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, आयुर्वेद का कोई मतलब ऐसा स्क्रिप्चर है नहीं। मेरे हिसाब से स्क्रिप्चर भी है, लिटरेचर भी, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप आज के डेट में कैसे उन लोगों को फेस करती हैं और कैसे अवेयर करने की कोशिश करती हैं? जी, अवेयरनेस देखिए पहले कंपैरिजन में बहुत अवेयरनेस आई है। जी जी। ये अब चाहे आपने जैसे बोला बाबा रामदेव जी, ठीक है, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिला है इसमें। उन्होंने आयुर्वेद को बहुत प्रमोट किया है। आयुष मंत्रालय में सेपरेट आयुष मंत्रालय ने सेपरेट किया है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फोकस हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या है, आयुष के ही लोग हैं तो वो चीजों को समझ रहे हैं और उसको और बेहतर डे बाय डे बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, जैसे कि मेडिसिन का फॉर्म, सबसे जरूरी चीज तो यही है। पहले क्या था, मेडिसिन ज्यादातर काढ़े या फिर जो है पाउडर फॉर्म से चूर्ण कहते हैं, उस प्रिपरेशन में ही अवेलेबल हुआ करती थी। थी प्रिपरेशन मेंशन थे कि हाँ वटी के फॉर्म में टैबलेट्स भी बनेंगे, हर चीज बनती थी, लेकिन उतना इजिली नहीं बन रही थी, लोग तो पहुंच नहीं पा रही थी। अब क्या है, पैरेबिलिटी इजी हो गया है लोगों के लिए, खाना इजी हो गया दवा को, क्योंकि हर फॉर्म में अवेलेबल है वो। ठीक है, वो कैप्सूल भी बना रहे हैं, टैबलेट्स भी बना रहे हैं, और सिरप भी है, और क्या कहते हैं कि पाउडर भी है, हर चीज़ हर फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसलिए क्या पेशेंट को लेना इजी हो गया दवाइयाँ अब। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है मैम, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करती हैं आप, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि एलोपैथ की तुलना में तो आयुर्वेद कुछ नहीं है। तो वैसे लोगों को किस तरीके से आप टैकल करती हैं और समझाती हैं? जी हाँ, थोड़ा सा इसकी वजह से पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि चैलेंजेस आते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल जो आपके साथ हुआ हो, आप शेयर करना चाहती हैं? नहीं, चैलेंजेस हैं इसमें बहुत सारे हैं। जैसे बहुत बार ऐसा पेशेंट होते हैं कि वो चाहते नहीं है कि डॉक्टर्स को से कंसल्ट करें हम। वो चाहते हैं कि हाँ कहीं से भी मेडिसिन वो कैरी ले लेंगे। जैसे हमारे पास ही बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्होंने नॉर्मल कहीं से सुना, इनसे सुना, उनसे सुना, या कहीं ऐड देख लिया, तो नॉर्मली वो किसी मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने खाया था, मेरा ठीक हो गया, उनका ठीक हो गया था, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी खा लिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और फिर वो थोड़ा सा डिफेम करते हैं आयुर्वेद को कि अरे हमने भी खाया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट हर चीज के लिए, हर थेरेपी के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो कि नो डाउट आयुर्वेद डॉक्टर पढ़ा लिखा है वो ही बेहतर जानता है। ठीक है, तो ये चीजें लोगों को समझनी होंगी कि आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पास उसकी ब्रॉड नॉलेज है। वो आपको प्रॉपर बताएगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या है। आयुर्वेद में होता है एक प्रॉपर बॉडी टाइप होता है। देखिए, वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, कफ का है, या फिर कंबाइन का है, किस प्रकृति का है वो, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दवा देनी होती है। हर दवा हर पेशेंट के लिए नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज लोग समझते हैं कि उन्होंने खा लिया, फिर वो आके बोलते हैं कि मैंने खाया तो, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ था आयुर्वेद से, तो बेकार चीज है। तो ये उनके लिए बेकार है जिन्होंने अपनी मर्जी से कहीं से भी कुछ भी उठा के खा लिया, या फिर डॉक्टर ने सजेशन तो दिया कि ठीक है, या फिर कुछ लोग पहुंच गए डॉक्टर के पास, उन्होंने सजेशन लिया, फिर दवा वो अपने वे में खा रहे हैं कि अच्छा नहीं, ये दवा 5 दवाएं लिखी हैं, 4 लिखी हैं, तो हमने 2 हटा दी अपने मन से, जो हमें ठीक लग रही है, जो हमें टेस्टी लग रही है, या हमें जो लेने में इजी है, हमने वो दवा ली। ठीक है, डॉक्टर सोच समझ के देता है, क्योंकि वर्क करना होता है हमको। अगर हमें काम कोई भी डिजीज ले लीजिए पर्टिकुलर, तो हम एक दवा देंगे अग्नि बढ़ाने के लिए, नो डाउट अग्नि का कॉन्सेप्ट है कि उसको ठीक करने की दवा देंगे। पेशेंट को लगेगा इसकी नीड क्या है, हटा दो। ठीक, पेशेंट को लगेगा कि हटा दो, पेशेंट को के माइंड में इसकी क्या जरूरत है, ठीक है तो मुझे भूख तो लगती है। ठीक है, सिर्फ भूख तक सीमित नहीं है अग्नि, उनके जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ भूख तक सीमित नहीं है कि हमारी भूख अच्छी है तो हमें तो कोई बात नहीं है, हम उसको हटा सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने मन से वो 2-3 मेडिसिन हटा देते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर तक पहुंच भी गए लोग तो ये करते हैं चीज़, तो फिर वो आके हमसे ही करेंगे कि हमने आपसे ट्रीटमेंट तो कराया था बट हमें रिजल्ट नहीं मिला। फिर उनसे पूछो मेडिसिन खाई थी, नहीं ये तो हमने नहीं खाई थी, वो तो हमने नहीं खाई थी, या फिर बोलेंगे हाँ कुछ टाइम खाई थी, 4-5 दिन खाई थी, फिर हमें नहीं फ़ायदा मिला। 4-5 दिन में किसी भी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं मिलता। आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से जिस डॉक्टर ने सोच समझ के दिया है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत आती है, और पेशेंट मेन है डॉक्टर से बात नहीं करना चाहते, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि हम ऐसे ही लेके खा लें, इसमें क्या है, इससे क्या ही नुकसान हो जाएगा। माइंड में लोगों को ये भी होता है कि इससे तो नुकसान भी कुछ नहीं होना, साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं होना है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट होते हैं चीज़ों के। अगर आपने गलत तरीके से खाया है मेडिसिन को तो आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस भी झेलने पड़ेंगे। उसके लिए डॉक्टर को ब्लेम करना ठीक नहीं है। तो अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि आप पहले डॉक्टर से पूछे, वो जो कह रहा है वो नो डाउट आपसे बहुत ज़्यादा जानता है।
और पेशेंट्स में ये होता है कि हमने थोड़ा सा गूगल ओपन करा और 2-4 बातें पढ़ ली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी लोग, यस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, गूगल यूनिवर्सिटी से करके आते हैं, फिर डॉक्टर पे ही क्वेश्चन कर देते हैं कि अरे गूगल में तो ये लिखा है, आपको ये नहीं पता। हमें नहीं पता क्योंकि हमने गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं करी, हमने प्रॉपर पढ़ाई करी है, तो हमें वही पता नहीं। ये बहुत वाजिब और बहुत सही चीज़ बताया मैम। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से बोलिए, जो जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि गूगल पे सब कुछ सही नहीं होता है। बीइंग अ डॉक्टर आप बोलेंगे तो शायद जल्दी वो ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ भी होता है उसको हम गूगल पे चेक करते हैं, और गूगल पे बहुत ऐसे मिसकंसेप्शन और मिस गाइडेंस है जिसका हम शिकार हो जाते हैं, बाद में बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल जी हाँ, गूगल पे आपको स्टडी करना ही है, आप करना चाहते हैं तो आप रिसर्च पेपर पढ़िए। आप गूगल पे नॉर्मली ओपन कर दिया आपने, 2-4 लाइनें आ गई। गूगल में बहुत सुपरफिशियल बातें होती है, 2-3 बातें होती है उसके बारे में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उस पर। थैंक यू सो मच मैम इस चीज़ के लिए। मुझे इस बात का यकीन है कि दर्शक इस बात को संज्ञान में लेंगे, और इसी के अकॉर्डिंगली यदि गूगल से देखना ही है तो सुपरफिशियल न्यूज़ नहीं देख के कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर को देखेंगे, उससे हेल्प लेंगे, और तब जाके कोई कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम ये है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है आपने पंचकर्मा पे, तो इसके बारे में मुझे कुछ बताइए ताकि लोगों को पता चले कि पंचकर्मा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आज के डेट में आयुर्वेदा में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके की क्रांति लेकर आया। जी हाँ बिल्कुल। पंचकर्मा थेरेपी एक ऐसी है, जैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा स्लो काम करती है, ठीक है, पंचकर्मा थेरेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उससे स्पीड को फास्ट कर देती है करने के लिए, ठीक है, कि और हर थेरेपी में, हर ट्रीटमेंट में पंचकर्मा मेंशन किया गया है। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसका यही कॉन्सेप्ट है कि निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों ने आपको ये बीमारी पैदा करी है, उन चीज़ों को स्टॉप करना, मतलब वो डाइट और वो लाइफस्टाइल आपको छोड़ना है। वो उसका मतलब कैंसर वगैरह भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। पंचकर्मा से कैंसर मैं ट्रीट नहीं करती हूँ, तो मैं उसके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कैंसर के लिए, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगी अभी कुछ। बट बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पंचकर्मा के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है? पंचकर्मा के थ्रू ऑलमोस्ट सारी, क्योंकि हमारे यहाँ सारा कुछ मेंशन किया गया। पंचकर्मा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आता ही है। शोधन इसको बोलते हैं बेसिकली, शोधन मतलब पंचकर्मा थेरेपी, ठीक है। शोधन वही होता है कि निदान परिवर्जन, शोधन शमन, देन पथ्य अपथ्य मतलब कि डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदा में, ठीक है। तो पंचकर्मा ऑलमोस्ट सारी ही डिजीज के साथ में मेंशन किया है कि आपको पंचकर्मा लेना है, ठीक है। तो इवन बहुत बार पेशेंट कहते हैं पंचकर्मा नहीं लें तो क्या होगा, हम नहीं लेंगे, हम पहले दवा दे दो, हमें मेडिसिन दे दो, फिर हम बाद में पंचकर्मा ले लेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मैंडेटरी पंचकर्मा पहले कर लेना, पहले करना। पंचकर्मा सेंस होता है कि आपने जो भी इसमें 5 कर्म होते हैं उसमें शोधन, ये शोधन थेरेपी है। पहले आपको शोधन करना, डिटॉक्सिफाई करना अपने आप को, क्योंकि आयुर्वेदा में क्या करते हैं मैम आप लोग? इसमें डिटॉक्सिफाई करने के लिए वमन विरेचन, जो पंचकर्मा होते हैं वमन विरेचन होता है। बेसिकली डिटॉक्सिफाई करने के लिए वमन विरेचन, वस्त्य और नस्य थेरेपी होती है। संस्कृत नहीं आती है मुझे एक्चुअली, इसको यही टर्मिनोलॉजी होती है, आप समझने के लिए कह सकते हैं। वमन मतलब होता है मेडिकेटेड वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग, ठीक है। ये क्या करता है, अपर बॉडी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं या अपर बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, अपर हाफ का, ठीक है। ये कफ, और इन जनरल ये कफ दोष के लिए होता है। ये कफ दोष अगर बॉडी में है तो फॉर एग्जांपल आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर समझ लीजिए, ठीक है, उसमें स्पेशली रिकमेंडेड होता है वमन करना, ठीक है। दूसरा होता है कि विरेचन, विरेचन मतलब होता है पर्गेशन, या समझिए कि मेडिकेटेड लूज मोशंस, ठीक है, ये होता है विरेचन, ठीक। समझने के लिए आपको मैं टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए नहीं है। तो विरेचन का सेंस ये होता है, ये डिटॉक्सिफाई करती है लोअर हाफ बॉडी को, ठीक है। और इन जनरल ये पित्त दोष के लिए होती है कि अगर आपके बॉडी में पित्त दोष ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए बॉडी से विरेचन थेरेपी होती है, ठीक। और फिर होती है वस्ती। वस्ती को आप मेडिकेटेड एनमा समझ सकते हैं। आयुर्वेद में 2 तरीके से होती है, ऑयल के फॉर्म में, ऑयल भी के फॉर्म में मेडिसिन डलती है, और उसमें काढ़े के फॉर्म में मेडिसिन होती है, ठीक है। ये होती है वात दोष के लिए बेसिकली। तो इवन वस्ती को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा माना गया है। हाँ, कि आपने सिर्फ वस्ती ही कर दी पेशेंट की तो उसकी आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो गई, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, ठीक। और नस्यम होता है, नस्यम नेजल रूट से, नेजल पैसेज से मेडिसिन को इंसर्ट किया जाता है। उसमें ऑयल के फॉर्म में, घी के फॉर्म में हो सकती है मेडिसिन। और फिर उत्तरवस्ती होती है, ठीक है। उत्तरवस्ती का सेंस ये होता है कि
ये जैसे विमेंस में उत्तर पश्चिम में यूट्रस में डायरेक्ट मेडिसिन इंसर्ट करते हैं, वो भी घी या ऑयल या काढ़े के फॉर्म में होती है। ऐसा ही मेल के जेनिटल्स में भी इंसर्ट करते हैं सेम। दोनों इनफर्टिलिटी और या फिर यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं किस तरीके के, तो उसके लिए दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, फर्दर रक्तमोक्षण वगैरह भी होते हैं, और भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ सुधार मल्टीपल। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैम, पता नहीं ये बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज के डेट में बहुत कॉमन है, लो मेल स्पर्म काउंट जो जिसको बोलते हैं, तो ये क्या कोई बीमारी है या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। और मेडिसिन्स बहुत सारी हैं मार्केट में, मतलब मैं एलोपैथ की मेडिसिन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या मतलब लेना चाहिए किसी को, या उसका अपना साइड इफेक्ट्स है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस तो आएगा ही, तो इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा बताएं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए है आयुर्वेद में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। ये कोई बीमारी है मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बीमारी कह सकते हैं इसको कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं आयुर्वेद में, इसमें उत्तर बस्ती रेकमेंड करते हैं पेशेंट को। उत्तर बस्ती? हाँ, उत्तर बस्ती सेंस की मेल के जेनिटल ऑर्गन में हम वहाँ भी मेडिसिन इंसर्ट करते हैं। ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ घी और ऑयल जो भी होता है उसके फॉर्म में इंसर्ट करते हैं, तो उस एरिया की सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन को, क्योंकि मेन वही चीज़ करनी है, उसकी वजह से ही ये चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ें होती है इसमें, यहाँ पे रक्त मोक्षण भी होता है, पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल ऑर्गन पे वहाँ रक्त मोक्षण भी किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्लस साथ में जो है वस्ती थेरेपी होती है, वस्ती के साथ में जो है फिर मेडिसिन आती हैं। ठीक है, जो मेल ये जो एलोपैथ की मेडिसिन है मार्केट में, क्या आप रिकमेंड करेंगी वो, या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं उन चीज़ों के, जो है स्पेशली हाई बीपी के पेशेंट्स वगैरह को नहीं लेने चाहिए, तो वो चीज़ें हम रिकमेंड नहीं करते पेशेंट को बिल्कुल भी। आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारी ऐसी आती हैं और हर प्रॉपर हर्बल फॉर्म में है, अवेलेबल है वो, और बहुत ही मतलब इफेक्टिव होती है, बहुत इफेक्टिव है पेशेंट्स को वो। काफ़ी जल्दी अच्छे से आराम मिलता है और जल्दी आराम मिलता है पेशेंट को, तो उस पर फोकस करना चाहिए। और स्पर्म को जैसे आपने बताया कि स्पर्म की क्वांटिटी, हाँ लो स्पर्म काउंट में बहुत ही अच्छी काम करती है मेडिसिन, बहुत बढ़िया मेडिसिन हैं, विद पंचकर्मा लेना चाहिए, नो डाउट ज़्यादा इफेक्टिव होगा फिर वो। ओके, थैंक यू मैम। एक और चीज़ जिस पे आप बहुत दिन से काम कर रही हैं मैम, गर्भ संस्कारा प्रेगनेंसी में कितना हेल्प करता है? मतलब यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कारा का क्या रोल है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, गर्भ संस्कार जैसे आपने मॉडर्न में टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एंटीनेटल केयर, इसको हम एंटीनेटल केयर कह सकते हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को हर तरीके से, जैसे फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअल तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा। वो दोनों ही चीज़, वो मदर और बेबी दोनों के लिए ही होता है ये। ठीक है, जैसे गर्भ संस्कार में क्या होता है कि हम पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर योगा बताते हैं करने के लिए। योगा सेंस की आपको थ्रू आउट 9 मंथ, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी योगा करने हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करने हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करने हैं। ट्राइमेस्टर में 3 महीने का। फर्स्ट 3 मंथ, फिर सेकंड जो 3 मंथ्स होते हैं, लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, उसका एक प्रॉपर रेजिमेंट है। आचार्यों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ही ये सारी चीज़ें बताई हैं, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल पूरा बना रखा है कि 9 मंथ तक प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे क्या मंत्र के उच्चारण करने हैं, जो हमारे यहाँ मंत्र होते हैं वो सारे मंत्र के उच्चारण प्रॉपर डिस्क्राइब करा है। और प्लस आपने तो बहुत बार देखा भी होगा, स्टडीज़ भी हुई हैं कि मंत्र का ओम चैंटिंग वगैरह का जो है बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इवन ये माइंड की डेवलपमेंट के लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और आपने जैसे अभिमन्यु का एग्जांपल आपके सामने ही है कि उन्होंने मदर के वूम में ही सारा कुछ सीखा था, तो ये चीज़ होती है। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि बच्चा बाहर की जो म्यूजिक थेरेपीज होती है उसको सुनता है, उससे बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है इससे। हाँ जी, ठीक है, तो ये हम रेकमेंड करते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें ही जो गर्भ संस्कार में करी जाती हैं। ठीक है, मंत्रा थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी है, और साथ में योगा एक्सरसाइज है, प्लस डाइट प्लान आचार्यों ने प्रॉपर डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट मंथ में जो प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती इसको कहेंगे, वो उसको फर्स्ट मंथ में क्या खाना चाहिए, वो भी प्रॉपरली साइंटिफिक वे में बताया है कि फर्स्ट मंथ में बेबी किस फॉर्म में होता है, कि वो लिक्विड कहते हैं, कि कलल बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो डाइट भी वैसे ही रेकमेंड करिए फर्स्ट मंथ में, कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए। और साथ में कुछ हर्ब्स भी डिस्क्राइब करें कि फर्स्ट मंथ में बच्चे को
बच्चे के लिए हर्ब्स, उसके डेवलपमेंट के लिए ये हर्ब्स की जरूरत होती है, तो वो प्रॉपर बनाए कि ये चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक, ऐसा ही सेकेंड मंथ का डाइट प्लान है, ऐसा ही थर्ड मंथ का, ऐसे टोटल 9 मंथ का प्रॉपर डाइट प्लान बताया है उन्होंने। अच्छा। कि मदर को ये चीज़ें लेनी चाहिए। साथ में ये हर्ब्स डिस्क्राइब करे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फर्स्ट मंथ में मदर को लेनी चाहिए, कौन और लास्ट तक क्या क्या लेना है। वो इसके अकॉर्डिंग है कि बच्चे में क्या क्या ऑर्गन एवरी मंथ डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जिस मंथ में जो ऑर्गन डेवलप हो रहा है उस अकॉर्डिंग ही उन्होंने हर्ब्स को डिस्क्राइब करा है कि अब इस मंथ में ये देना चाहिए। ठीक, तो अब अच्छी बात यह है कि इस टाइम मार्केट में वो सारी मेडिसिन जो होती है, जो मैंने बताया, वो सारी चीज़ें जो है टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, और ये हम एवरी मंथ जो है मदर को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि मदर को भी वीकनेस नहीं होगी, वो भी मतलब उसका हेल्थ भी सही रहेगा और बच्चे को भी जो है न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। एक हेल्दी चाइल्ड का वेट कितना होना चाहिए मैम जब उसका जन्म होता है बच्चे का? जो इंडियन उसमें है, उसमें तो 3 kg के अप्रॉक्स कंसीडर किया गया है कि वो बेबी हेल्दी माना जाएगा। 3 kg 3.5 kg तक का बेबी हेल्दी है। ठीक है, और वेट बहुत, और उससे कम हो तो क्या कौन से मतलब रीजंस हो सकते हैं, और कौन सी बीमारी हो सकती है उसको? अगर जैसे बहुत कम है, जैसे लोग कहते हैं, हाँ, लाइक अगर 2.5 kg से अगर कम है, बच्चे का वेट कम आ रहा है, तो मतलब उसने कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी तो रही है। तो लाइक हाँ, एनीमिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, वो जाके, और दूसरा क्या है, प्लेसेंटा की कोई डिजीज है। प्लेसेंटा में बहुत सारी एनोमलीज होती है, जो प्लेसेंटा मतलब जो जाके वुम से कनेक्ट होता है, तो प्लेसेंटल एनोमलिटीज बहुत सारी होती है। अर्ली कैल्सिफिकेशन हो गया प्लेसेंटा में, मतलब कि प्लेसेंटा सॉलिडिफाई हो रहा है जल्दी। अच्छा। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, बेबी बच्चे तक जो माँ से ब्लड जा रहा है, सर्कुलेशन जो न्यूट्रिएंट्स जा रहा है वो जा नहीं पा रहे हैं। रीजन तो यही होता है कि वहाँ से सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रहा है। अच्छा। उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, या फिर जो है मदर एनीमिक हो सकती है। ठीक, थैलासीमिया वगैरह ये सब रीजंस होते हैं होने के। और दूसरा है कि अगर बच्चे में कोई एनोमली है, बच्चे में कोई किडनी डिजीज है, या कोई क्रोमोसोमल एनोमली है, या फिर कोई सिंड्रोम है, तो इस कंडीशन में भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, वो वेट में कम रह जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे में मतलब उनके अंदर फिजिकल डिसऑर्डर होता है जन्म लेते ही, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? इसके पीछे बहुत सारी वजह, जैसे वो चल नहीं पाते हैं, किसी बच्चे का के हाथ में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी के माइंड में होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? वो 9 मंथ्स में कहाँ गलतियाँ होती हैं उनसे? इसमें देखिए, मंथ में 9 मंथ्स तो नहीं कहेंगे, इसमें जो भी गलतियाँ हुई वो एक्चुअल में शुरुआत में ही हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हो गई, या तो मदर फादर किसी का क्रोमोसोमल जो है एनोमलीज हैं। ठीक है, वो कैरी उस समय नहीं पता चल पाता है मैम, जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं कि ये डिसऑर्डर है, हमको ये मेडिसिन देते हैं तो बच्चा ठीक हो सकता है? नहीं, अगर हो चुकी हैं तो वो कई सारे मतलब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लाइक ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर होते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, लाइक 18-20 मंथ पे हम वीक्स पे ये लेवल 2 कराते हैं। ठीक है, उसमें सब ये निकल के फाइंड आउट हो जाते हैं कि बच्चे में कोई एनोमली तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। और यदि कोई होती है एनोमली मैम, तो उस समय क्या उनको ठीक किया जा सकता है? अगर नहीं, देखिए, अगर है तो उसको करेक्ट तो नहीं कर सकते, फिर वो टर्मिनेट ही करना पड़ता है। ठीक है, इन सब से बचने के लिए ही गर्भ संस्कार क्यों इम्पोर्टेंट है, बीज संस्कार आयुर्वेद में जो मेंशन किया है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि जो दोष, ये दोनों अलग अलग टर्म है मैम, बीज संस्कार। हाँ, दो अलग अलग टर्म। बीज संस्कार का सेंस होता है, बीज आयुर्वेद में स्पर्म और ओवम को कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट जो बनता है। हाँ, तो बेसिकली ये है कि मेल के लिए जो आपने कहा बीज मतलब सीड। सीड क्या होता है, मेल में स्पर्म होगा, फीमेल में ओवम होगा, एग्स होते हैं। ठीक है, वो उसको बीज कहते हैं। तो बीज संस्कार में, संस्कार का मतलब होता है कि आयुर्वेद में कहा गया संस्कारो ही गुणांतराधारम, मतलब कि गुणों का आधान करना, मतलब कि प्रॉपर्टीज को ऐड ऑन करना ही कोई संस्कार कहते हैं। संस्कार क्या होता है? इन जनरल संस्कार यही है जो हम आप में ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, जो अच्छी गुण होते हैं, तो यही होता है संस्कार का मतलब। तो उन्हीं बीज में जो भी एनोमलीज हैं उनको निकालना, बीज संस्कार में ये बेसिकली यही किया जाता है। शोधन कर्म, जो आपने पंचकर्मा आपने बात करी, ठीक है, शोधन करके हम पहले बीज को प्योरीफाई करते हैं। अच्छा। जो ओवम है या स्पर्म है उसको प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई करके इस क्वालिटी को एनहेंस करते हैं। बीज संस्कार में यही चीजें की जाती हैं। ठीक है, वो दोनों पार्टनर्स का होता है, मेल और फीमेल का। ये होने के बाद क्या होता है कि आगे चल के जो आपने बताया कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज या क्रोमोसोम एनोमली के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, और
प्लस कंसेप्शन में इजी होता है कि आपको आप इजीली कंसीव कर सकते हो नेचुरली। प्लस आपने कंसीव कर लिया, फर्दर आपके पास क्या चैलेंजेस होते हैं कि मिसकैरेज के चांस हैं, अबॉर्शन के चांसेस हैं, उसको प्रिवेंट करता है ये। मेरा क्वेश्चन यही था मैम कि इतना फ्रीक्वेंट एबॉर्शन क्यों हो रहा है आज के डेट में? यही है क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हालांकि रिकरेंट अबॉर्शन के या प्रेगनेंसी लॉस के बहुत सारे रीजन होते हैं कि क्रोमोसोमल एनोमली है या प्लेसेंटल डिफेक्ट है या फिर इन्फेक्शन है, जैसे टॉर्च का होता है, आपने सुना होगा टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है, ये सारे रीजंस होते हैं। या फिर यूट्राइन एनोमली, यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, जैसे यूट्रस को हम बच्चेदानी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उसमें ये है कि आपको फाइब्रॉयड है, फाइब्रॉयड सेंस की बड़ा फाइब्रॉयड है, मल्टीपल फाइब्रॉयड है जो कि यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, मतलब शेप खराब कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो वो फाइब्रॉयड इफेक्ट डालता है प्रेगनेंसी लॉस, वो प्रेगनेंसी लॉस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दूसरा है कि पॉलिप है, एंडोमेट्रियल पॉलिप बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी बहुत, वो चीज़ अबॉर्शन का कॉज होती है। और दूसरा है कि थिन एंडोमेट्रियम, जिसको हम जो इनर लेयर होती है यूट्राइन कैविटी की, यूट्रस की, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अगर वो ही थिन है, वो जितनी बननी चाहिए रिकमेंडेड जो साइज है उतनी नहीं बन रही है, तो भी जो है अबॉर्ट हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो और लाइक ये होती है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी होती है कि सर्विक्स जो है जितना होना चाहिए साइज में वो चीज़ नहीं प्रॉपर हो पा रही है, ठीक है। ये सारे ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करते हैं। दो क्वेश्चन मेरा और है मैम। एक तो ये कि प्रेगनेंसी की सही एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में शादी की उम्र काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, 35-40 ईयर्स तक लड़कियां शादी कर रही हैं। तो एक तो ये आप बता दीजिए, और दूसरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर क्यों इतना प्रीवैलेंट है आज के डेट में, ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना ज़्यादा है मैम? तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं ढूंढते रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई सटीक जवाब मिला नहीं, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो पहले आपने पूछा कि कंसेप्शन की एज क्या बेस्ट है, मतलब बेस्ट एज क्या हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में मैम आपको ही पता है कि स्टडी की वजह से और बाकी सब चीज़ों बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैरिजेस काफी इंक्रीज हो रही है। हाँ, एक्चुअली देखिए ऐसा है कि मेन तो पहले तो ये कंसीडर करते हैं कि ठीक है, जब आप इमोशनली फिजिकली स्टेबल हो, फिट हो, तभी वही एज बेस्ट मानी जाती है, आप प्रिपेयर हैं जब करने के लिए बेबी। और दूसरा क्या है, चलिए वो तो एक बात हो गई। और बायोलॉजिकली जो होता है वो 25 to 30 के 25 अराउंड जो एज होती है उसको बेस्ट माना गया कंसेप्शन के लिए, कि वो वीमेंस का मोस्ट फर्टाइल टाइम होता है वो, ठीक है। तो वो एज बेस्ट होती है कंसेप्शन के 35 के बाद क्या रिस्क आ सकते हैं? मैं फिर से दोबारा समझना चाहूँगा कि वो फुट मसाज कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं खास करके ग्रामीण इलाके में जो हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। शायद वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि जब वो 9 मंथ्स का जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है किसी भी फीमेल की लाइफ का, उसमें उनको किस तरीके से अपने आप को केयर करने की ज़रूरत है। तो उसमें मैम आपने बताया कि फुट में जो मसाज है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो प्लीज़ एक बार फिर से उसको लेमैन लैंग्वेज में, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताइए, ताकि वो हमारी जो भी माताएं बहनें हैं वो सुने और इसका लाभ उठा सकें। जी, फुट मसाज मतलब बेसिकली ये है कि पैरों में मालिश, तेल की मालिश करना, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए पर्टिकुलर ऑयल आता है आयुर्वेद में कि उससे आपको मालिश करनी चाहिए पैरों में। तो एक तो होता है कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स को ज़्यादातर ऐसा होता है कि नींद की प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए हैं पूरे टाइम में, इसकी वजह से क्या होता है कि नींद नहीं आ रही होती है। तो नींद बहुत अच्छा है, और नींद नहीं आने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं फीमेल, फिर वो महिला स्ट्रेस में रहेगी, तो उसका इफेक्ट बच्चे पे डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पे जाएगा। तो जो आपने बोला कि वेट क्यों नहीं गेन हो रहा बच्चे का, फीमेल स्ट्रेस में है। हाँ एग्जैक्टली, फीमेल स्ट्रेस में है, इसकी वजह से भी बच्चा वेट गेन नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करता है। अगर वो स्ट्रेस में है, किसी टेंशन में है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो फुट मसाज से ये काफी इम्प्रूव होता है। दूसरा क्या है कि अगर उसको प्रॉब्लम हेडेक वगैरह चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो और प्लस डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है कि फुट मसाज में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रेस किया जाता है, उससे इससे इम्प्रूवमेंट मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। जी हाँ। और दूसरा ये होता है कि प्रेगनेंसी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट इकट्ठा होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लेडीज़ में देखा होगा, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके पैर सूज जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मालिश बहुत हेल्प करती है। अच्छा। ऑयल से आप अपोजिट डायरेक्शन में मालिश कराइए, तो उससे क्या होता है कि फ्लूइड जो है कलेक्ट नहीं होने पाता, तो स्वेलिंग नहीं होती पैरों में, ठीक है। दूसरा एक और बेनिफिट है कि
प्रेगनेंसी में अक्सर वेट की वजह से क्या होता है कि वेरिकोसिटी होती है। वेरिकोसिटी मतलब आपने देखा होगा वेन्स टेढ़ी बड़ी हो जाती हैं पैरों में, काफ मसल्स के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पे भी मसाज की वजह से जो है वो चीज़ें नहीं होती हैं, फिर वेरिकोसिटी में काफ़ी आराम मिलता है उन चीज़ों से, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गया, ये रिकमेंडेड है फीमेल के लिए। फिर लास्ट में 9th मंथ के लिए भी कुछ वस्ती होते हैं, जैसे हाँ वस्ती थेरेपी होती है जिसको आप एनिमा समझते हैं, तो वो रेकमेंडेड होता है फीमेल के लिए। वो क्या होता है कि नॉर्मल लेबर को प्रमोट करता है। अच्छा। हाँ, जैसे जिसको चाहिए कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो उसको ये चीज़ वस्ती थेरेपी लेनी चाहिए, ठीक। ऑयल की वस्ती होती है और उससे वो लुब्रिकेट करती है पैसेज को जो है, और वात दोष कहते हैं उसको कम करती है और नॉर्मल लेबर को जो है प्रमोट करती है और वहाँ मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जाके, मतलब जो मांसपेशियां उसको वो मजबूत रहेंगे तो फिर आपको इजिली लेबर में सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% कि ये करा तो नॉर्मल लेबर हो ही जाएगा, लेकिन आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ जाना जरूरी है। ये सब चीजों में फायदा मिलता है। मैम एक चीज और पूछना है मुझे कि आज के डेट में भी, मतलब हमारे गांव में तो अभी भी ऐसा है कि मिडवाइफ्स का बहुत रोल है। वो हॉस्पिटल्स नहीं जाती हैं, बहुत सारे पीएससी हैं हमारे यहाँ, लेकिन इसके बावजूद वो मिडवाइफ से ही हेल्प लेके और बच्चे को पैदा करती हैं। तो ये कितना सही है और कितना गलत है आज के डेट में? देखिए आज के डेट में क्या है कि क्योंकि मिडवाइफ को मैम अब कोई मेडिकल नॉलेज तो नहीं है, एक्सपीरियंस हो सकता है हो, लेकिन मेडिकल नॉलेज तो नहीं होता है। एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि मिडवाइफ का जो काम है उतना ही उनसे लेना चाहिए। और मिडवाइफ का काम क्या है, मतलब वही मैं अब बता दूं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सही जानकारी दिया आपने कि मिडवाइफ्स का रोल आज के डेट में लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले जब हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिकल चैलेंजेस थे, मुझे आज भी याद है कि मेरे गांव में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, तो उस समय मिडवाइफ ही काम आती थी। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, मेडिसिन्स बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट अच्छा खासा काम कर रही है। तो ये जितने भी लोग सुन पा रहे हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ मैम के द्वारा ही कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप पीएससी तक पहुँचें, क्योंकि हो सकता है कि मिडवाइफ से हेल्प लेना कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा आपसे है, और क्वेश्चन क्या है मैम, ये मेरे दिल की आवाज़ है क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ कि सोराइसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है और मुझे भी था कहीं ना कहीं, इनफैक्ट आज भी कभी कभी हो जाता है। तो मैंने न जाने कितने एलोपैथ के मेडिसिन यूज़ किए हैं। आपके सामने बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मैं एलोपैथ का मेडिसिन यूज़ करके और आपके सामने कह रहा हूँ 10 साल तक यूज़ किया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हुआ जरूर कि कुछ दिन के लिए ठीक हो गया, लेकिन फिर से वो रिकरेंट हो गया। तो आप मैम मुझे प्लीज़ बताइए कि इसके लिए आयुर्वेदा में क्या मेडिसिन है और किस तरीके से हमको अप्रोच करना चाहिए आपको? जी बिल्कुल, आयुर्वेदा में सोरियासिस के लिए बहुत ही बेहतर इलाज है, ठीक है, वो हम भी करते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें। इसमें क्या होता है कि देखिए रक्त धातु जो मैंने बताया था आपको वो दूषित होती है, ठीक है, और ये जो वात कफ के इम्बैलेंस की वजह से ये पैदा होती है सोरियासिस, ठीक है। तो इसमें भी पहले इसमें सोरियासिस क्या है, इसमें भी आम दोष बना, ठीक है, तो वो टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर बने हैं उसको हमको पहले रिमूव करना है, ठीक है, पहले शोधन करना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। पहले हमको उसमें शोधन थेरेपी करनी होती है, जैसे आपको मैंने पंचकर्मा बताया था कि वमन विरेचन करना है, ठीक है। साथ में इसमें उद्वर्तन होता है, उद्वर्तन है, और तक्रधारा कहते हैं। तक्रधारा मतलब होता है कि एक प्रिपरेशन तैयार करी जाती है जो सिर पे गिराई जाती है, तो वो हेड पे भी मतलब सिर पे भी सिर्फ गिराए जाते हैं, पूरी बॉडी में भी करी जाती है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको जो है सोरियासिस हो रखी है, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट में पंचकर्मा है, ठीक, और प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, ठीक है। तो इसमें ये कि बेनिफिट ये आप कहेंगे कि पंचकर्मा क्यों, पंचकर्मा से बेनिफिट ये होता है कि रिलैप्स बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसमें जो रिकरेंस होते हैं कि बार बार जब भी सीजन आ रहा है, चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो आपको सोरियासिस हो जा रही है, ठीक है। इसमें ये होता है कि बार रिकरेंस नहीं होता, जब आप फ्रिक्वेंटली जो है लेते रहते हैं पंचकर्मा, सीजन के अकॉर्डिंग पंचकर्मा लेते रहेंगे, आप डिटॉक्स कराते रहेंगे, तो ये चीज़ें जिसका रिलैप्स बहुत ही कम हो जाता है, रिमिशन कहते हैं, वो चीज़ बार नहीं होगी फिर, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। मेरे पास खुद ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है करने के बाद, कि पूरी
बॉडी ही सोरासिस से भरी हुई थी और वो ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाती है। और हमेशा के लिए ठीक होती है मैम? नहीं, इसके देखिए हमेशा ठीक तो हो जाती है प्रॉपर, रिकरेंट भी हो सकता है? रिकरेंस हो सकता है इसका, अगर आपने फिर से वही चीज़ें जो मना करा है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ें नहीं, जो डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए मना किया गया है कि इसको आप नहीं करना, अगर आप फिर से वही चीज़ें फॉलो करोगे तो नो डाउट उसका रिलैप्स फिर से होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ये क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन क्या है, ये भी मेरी अपनी समस्या है, मेरी फैमिली की समस्या है कि मेरी माता जी को जॉइंट पेन बहुत दिन से है, 2 साल हो गया, वो ढंग से चल नहीं सकती हैं, 65 ईयर्स हैं, चल लेती हैं लेकिन एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाती हैं, और न जाने कितने एलोपैथ का इलाज चल भी रहा है, तो अभी तक ठीक नहीं हुई। तो मैम आपकी तरफ से यदि कोई, और ये बात सिर्फ मेरे माता जी के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, जितनी महिलाएं हैं 60+ महिलाएं नहीं, जो मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 60-65 के बाद उनको उनके घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है, पैरों में दिक्कत आ जाती है, वो चल नहीं पाती हैं। तो उनके लिए मैम आप क्या रिकमेंडेशन देती हैं, मतलब किस तरीके से उनको अपने लाइफ स्टाइल को रखना चाहिए, और आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे वो कांटेक्ट करें? जी देखिए इसमें क्या है कि जैसे कई तरीके की जॉइंट की बीमारियां होती हैं, ठीक है, एक डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं कि भाई एज बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो आपके जो बोन्स हैं वो आपस में घिस रहे हैं, कहते हैं ना डिजेनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और इसमें इसको हमारे आयुर्वेद में संधिगतवात कहा गया है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप कहते हैं, उससे आयुर्वेद में संधिगतवात कहा गया है, तो ये डिजेनरेटिव चेंज है, ठीक है, तो इसके लिए जो थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक, ये ठीक हो सकता है मैम? ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, इसमें बस हाँ ये है कि आप 100% जॉइंट को हम तो नहीं बना सकते, लेकिन काफी हद तक आपको 80% इंप्रूवमेंट, इसमें 90% इंप्रूवमेंट मिल जाएगा कि आपके लाइफ स्टाइल हैम्पर नहीं होगी, इसमें आप इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पेन के लिए क्या होता है, जॉइंट पेन के लिए इमीडिएट रिलीफ चाहिए आपको, तो हमारे अग्निकर्मा थेरेपी है, ठीक है, वो इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए होता है। अग्निकर्मा थेरेपी में 1 मिनट 2 मिनट्स बस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है, ये तो बस तुरंत हो जाता है, ठीक है। बाकी थेरेपीज होती हैं जैसे वस्ती हो गई, वस्ती मतलब लोकल वस्ती, लोकल ऑयल की से थेरेपी करते हैं, इसकी धारा गिराते हैं इस पे, 1 महीने में मैम ठीक हो जाएगा? 1 महीने में डिपेंड्स कि उसकी सीवियरिटी, कुछ तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इंप्रूवमेंट काफी हो जाता है, 5-10% तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। नहीं काफी होता है, 5-10% तो कम कहा आपने, काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। ऐसे मेरे पास पेशेंट आ चुके हैं ऐसे जो कि इस कंडीशन में थे कि आके बिल्कुल चल के वो बैठ भी नहीं सकते थे एक जगह, और चल के गए, बिल्कुल प्रॉब्लम्स 1 मंथ 2 मंथ की थेरेपी के बाद ही इतना अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, वो आराम से वॉक करते हैं, टहलते हैं प्रॉपर। इवन एक लेडी आई थी हमारे पास, वो नियर बाई के ही थे, उन्होंने कहा कि मेरी सोशल लाइफ एकदम ख़राब हो चुकी है, मैं कहीं जा नहीं पाती, मैं किसी इवेंट में नहीं जा पाती हूँ, लोग कहते हैं कि आते क्यों नहीं हो, और मेरी हर कोई शिकायत करता है आप तो आते ही नहीं हो, कहीं नहीं जाते हो, मैं क्या करूँ। वो रोने लगी बिल्कुल कि वो चल नहीं पाती थी, हाँ वो चल नहीं पाती थी बिल्कुल, वो बैठ भी नहीं पाती थी, मतलब कहीं गई तो उनको लेटना है, ये उनकी कंडीशन थी। कितनी एज थी मैम उनकी? उनकी एज 60 के आसपास थी, 60 अराउंड थी, तो फिर उनका ट्रीटमेंट किया, उनको जानुवस्ती मतलब कि नीज पे करते हैं थेरेपी, तो वो कराया था हमने, साथ में पोटली मसाज, ठीक है, वो होती है आयुर्वेदिक थेरेपीज होती हैं, ये थेरेपी कराई, मेडिसिन भी थोड़ी बहुत नॉमिनल थोड़ी बहुत मेडिसिन दी उनको, और वो उनका प्रॉपर इम्प्रूव हो गया, एकदम ठीक हो गई वो। कितना टाइम लगा मैम उनको ठीक? उनको मैक्सिमम आई गेस 2 मंथ्स ही लगे होंगे बस। इवन रिलीफ उनको मोर देन 50% 60% उनको फर्स्ट 3-4 डेज में ही आ गया था, उनको काफ़ी रिलीफ आया। अब उनकी लाइफ इतनी ख़राब थी, अब इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की, उनको दोबारा से आना ही नहीं पड़ा, फिर वो इतना ठीक हो गया उनका, अब से वो दोबारा आना ही नहीं पड़ा। थैंक यू सो मच मैम, मतलब इतनी ज़बरदस्त जानकारी के लिए। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि इस तरीके की कोई यदि प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डॉक्टर हेमलता पटेल मैम को आप कांटेक्ट करें। और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि वो चल भी नहीं पाती थी, इवन बैठ तक नहीं पाती थी, और 2 महीने के अंदर अंदर इतनी अच्छी हो गई कि अपने पैरों पे चल के गई, तो इस चीज़ को आप लोग संज्ञान में रखिए और ज़रूर एक बार इस मैम के पास आके आप कांटेक्ट करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट में अपनी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एलोपैथ की जो मेडिसिन्स हैं उससे हम ठीक हो जाएंगे। नो डाउट कुछ हद तक ठीक भी होते हैं, लेकिन जब उसका इम्पैक्ट होता है, जब उसका साइड इफ़ेक्ट होता है तो बहुत ज़बरदस्त होता है।
तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आयुर्वेदा है वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, एलोपैथ है वो आपके पैथोजन को किल करता है। तो इम्यूनिटी यदि आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो अपने आप आपके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है वो हील करेगा। मैम लास्ट में एक क्वेश्चन और है कि आप अपने हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ बताइए, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं अक्रॉस लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री, वो आपके बारे में जाने और आपसे कांटेक्ट करें, और किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, कितने डॉक्टर्स हैं, आप खुद ही चेक करती हैं ये बहुत सारे पेशेंट को, तो इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए, और कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपको कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरीके की आपने जानकारी दी है डेफिनेटली एक मील का पत्थर साबित होगा जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं। आपके इतने देर के वार्तालाप से एक चीज़ तो क्लियर हो गई मैम कि कहीं ना कहीं गलती हमारे अपने बेसिक रूटीन में, हमारी दिनचर्या में है, और एक डिसिप्लिन लाइफ हमें जीना होगा। हमसे ही गलती होती है, हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं रख पाते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही है कि हम भी एक परफ्यूम के खातिर चंदन छोड़ के बैठे हैं, यानी एक दर्पण के खातिर जीवन छोड़ के बैठे हैं, और जिन उम्रों में यारो हमको अच्छा खासा होना था उन उम्रों में अच्छा खासा जीवन छोड़ के बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमको एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की ज़रूरत है, और इसी डिसिप्लिन लाइफ को यदि हम अपने जहन में रखते हैं और इस तरीके से जीते हैं तो डेफिनेटली जो बीमारियां हैं उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अंत में मैम लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन यही है कि जो हमारे यंगस्टर हैं, जो 24-25 साल में महिलाएं हैं जो इनफर्टिलिटी की शिकार हो रही हैं, उनको एक लाइन में यदि कुछ जवाब देना है, एक सेंटेंस में यदि जवाब देना है जिससे वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से निजात पा सकें, तो आपका क्या सजेशन होगा? तो मैं आज के यूथ को यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके भारतीय व्यंजन और भारतीय रहन सहन को ही फॉलो करें, क्योंकि वही हमारे बॉडी को सूट करता है, और हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करिए। थैंक यू सो मच मैम। कोशिश करिए कि भारत में रहें, इंडिया में नहीं रहें, क्योंकि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन भारत एंड इंडिया। और डाइट सही रखिए। कहा जाता है कि इफ यू आर ईटिंग वंस यू आर योगी, इफ यू आर ईटिंग ट्वाइस यू आर भोगी, बट इफ यू आर ईटिंग थ्राइस यू आर रोगी। और हमारे यहाँ तो 8-8 बार खाने का प्रचलन है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।